नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी और दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर, जहां खबरों को हम आपसे करवाते हैं रूबरू। हम जांचते हैं खबर का हर वो पहलू जिसके जरिए सच पहुंचता है सीधे आप तक। तो आइए रुक करते हैं सबकी प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो एक बार फिर किया गया है प्रधानमंत्री की मां का अपमान, जिस पर जारी है घमासान। इस पर करेंगे हम तफसील से चर्चा कि आखिरकार राजनीति का स्तर कितना गिराएगी कांग्रेस। लेकिन एक स्तर जिस पर आर्थिक अध्याय की धुरी है टिकी, वो है जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स। 0% का ये बूस्टर डोज कैसे अब वैश्विक लेवल पर भी भारत की आर्थिक प्रगति का डंका बजाएगा, इस पर भी होगी चर्चा। और वही अब बात होगी जहां तेरी नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। और ये बात हम कह रहे हैं आत्मनिर्भरता को लेकर, जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कि नौसेना की जो वो तीसरी आंख है, कि कैसे अब रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए नौसेना के पास अब कितनी ताकत में विस्तारीकरण हुआ है, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। तो फिर कुछ दिन पहले कांग्रेस की वोटराधिकार यात्रा के दौरान बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। और अब सामने आया एक नया विवादित एआई वीडियो। ये वीडियो बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां की तस्वीरें शामिल हैं। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया। और हमने देखा कि कुछ ऐसा ही पहले भी बिहार में किया गया। और वही कांग्रेस की ये जो घटिया राजनीति है, राजनीति का एक लेवल, एक स्तर होता है, लेकिन लगातार अपने उस स्तर को स्तरहीन बना रही है कांग्रेस। और बिहार कांग्रेस ने इस विवादित वीडियो को शेयर किया। प्रधानमंत्री की मां का अपमान उस वीडियो के जरिए किया गया है। एआई इस वीडियो पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर लताड़ लगाई, क्योंकि मां के नाम पर जो राजनीति की जा रही है उसे बंद करे कांग्रेस, ऐसा बीजेपी का मानना है। वही महिला और मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। गांधीवादी देश में गांधीवादी की जगह गालीवादी कांग्रेस बन रही है। और ये सब हो रहा है राहुल गांधी के इशारे पर। ये रिएक्शन है बीजेपी का। लेकिन आइए अब जानते हैं कि भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी। उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है।
और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मधुरेश, प्रधानमंत्री हमेशा महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्तर को इतना गिरा दिया, क्योंकि राजनीति में शुचिता नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन किसी की दिवंगत मां का अपमान इस तरह से करना, कांग्रेस की जितनी भर्त्सना की जाए, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है बीजेपी के द्वारा, उतनी कम। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति के एक गिरते हुए स्तर को दिखाता है कि भले ही प्रधानमंत्री हो या किसी की भी माँ हो, उनकी माँ को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी करना, उसके बाद फिर एआई के माध्यम से इस तरह के की ओछी हरकत करना, ये कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं इससे आहत हुए हैं। और निश्चित रूप से एनडीए का जो कड़ा रुख है वो सामने आ रहा है। हम एक और अपडेट यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि बिहार एनडीए की महिला मोर्चा की बैठक अभी चल रही थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वो खत्म हो चुकी है और कुछ देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि एक बार फिर से एनडीए महिला मोर्चा जो है वो एक बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा आज कर सकती है। कांग्रेस के खिलाफ जो महिला मोर्चा है वो अपना जो मोर्चा है वो खोल सकती है। तो ये तो एक राजनीतिक बात हुई। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की हरकत को लेकर के बात करें तो इससे निश्चित रूप से जो आम लोग हैं वो काफी आहत हुए हैं। और हमने देखा था कि जिस तरीके से पिछली बार एनडीए के महिला मोर्चा की तरफ से जब बंद किया गया था तो इसमें आम लोगों की सहभागिता सामने आई थी। आम लोगों ने खुल करके इस बात को कहा था कि किसी की माँ को गाली देना निश्चित रूप से निंदनीय है। तो अब ये इसका जो जहां तक कांग्रेस की सोच है कि इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए इस पूरे मसले को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो इस कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राजद को भी उठाना पड़ेगा और इसको लेकर के राजद भी चिंता में दिख रही है। मधुरेश, हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था कि इसी तरह से प्रधानमंत्री की जब मां का अपमान किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बिहार की उन तमाम महिलाओं का भी अपमान है, और एनडीए ने बिहार बंद का भी ऐलान किया था। तो साफ तौर पर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, और खास तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने भी किस तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी कई मुद्दों को लेकर रार का सामना करती है। देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बिहार से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं वो भी इस पूरे मसले में कुछ कहने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं उनको डैमेज कर रहा है और उनके लिए लोगों के बीच जाकर के जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उसके लिए खुद नुकसानदेह हो रही है। और उसकी सहयोगी पार्टी राजद की बात करें तो अभी मृत्युंजय तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने खुल करके कहा है कि किसी की भी माँ का अगर अपमान होता है तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और जी, लेकिन मधुरेश, हमें समझना होगा कि चुनावों की बात जब भी होती है तो चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, चुनाव जनता की आकांक्षा पर लड़े जाते हैं, जो वो आने वाली सरकार से उम्मीद करती है। तो क्या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं जिस पर वो घेरना चाहे, और इसीलिए जिस तरह की स्तरहीन राजनीति का परिचय इस वीडियो को जारी करके आज बिहार कांग्रेस ने दिया है? देखिए, सबसे पहले ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार आए थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला था। 1300 किलोमीटर की यात्रा प्लान की गई थी और इस यात्रा के दौरान कई सबूत ऐसे पेश किए गए जिसमें ये कहा गया कि फलाने व्यक्ति का नाम कट गया या फलाने तरीके से वोट की चोरी हो रही है। और चुनाव आयोग ने उनके तमाम जो दावे किए गए उनकी पोल खोल करके रख दी। सारे उनके जो दावे थे उनकी फैक्ट चेक की गई और वो सारे दावे जो थे वो झूठे साबित हुए। तो कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं में और इससे जो उनके नेताओं में है एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जनरेट हुआ कि इतने बड़े उनके नेता बिहार आ रहे हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। तो जब आउटकम कुछ नहीं आया तो कहीं ना कहीं वही फ्रस्ट्रेशन जो है वो गाली गलौज के रूप में निकल के सामने आया। क्योंकि अगर कांग्रेस विकास के नाम पर अगर बात करने आती है तो आज के डेट में पिछले 2 दशक में देखे तो बड़े स्तर पर बिहार का विकास हुआ है, रोजगार लोगों को मिला है, उद्योग धंधे लगे हैं, इसके बाद सड़कों का निर्माण हुआ है, पटना में मेट्रो की शुरुआत कुछ दिनों में होने वाली है।
ओवरऑल में कांग्रेस के पास में कोई आपने बड़ा बहुत अहम मुद्दा कहा दिख मधुरेश नहीं कि रहा। आप काम पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, आप बात कीजिए कि आपने वहाँ के युवाओं के लिए क्या काम किया, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो खिसियानी जो बिल्ली है वो खंबा नोचती है। और कहीं ना कहीं अब चुनावों से पहले कई ये जो वीडियो जारी कर बिहार कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा डेंट किया है और कहीं ना कहीं से हम कहते हैं सेल्फ गोल मारा है अपनी ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं हम उन युगांतकारी आर्थिक रिफॉर्म्स के बारे में जिन्हें हम मानते हैं जीएसटी, और ये आर्थिक संरचना का ट्रांसफॉर्मेशन है। जीएसटी 2.0 ये आपके बेहतर सुधार और उज्जवल कारोबार के लिए है, क्योंकि अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स हैं और ये आपकी जो परचेजिंग पावर है, उपभोग की क्षमता, उसको बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि पहले 4 स्लैब थे अब सिर्फ 2 स्लैब है, और उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सिर्फ 0 कर दिया गया, यानी 0% टैक्स है। और ये आपकी जेब पर अब हल्के हैं, और इसीलिए जो पैसा आपका बचता है, जिस बजट को आप संतुलित बनाते हैं, उस बजट के लिहाज से आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो समझते हैं कि पहले और अब में जो ये पैराडाइम शिफ्ट है वो किस तरह से है। तो देखिए, अगर हम बात करें पनीर और छेना, यानी कि पनीर पर पहले 5% का टैक्स था, इसे 0 कर दिया गया। दूध का जिक्र किया जाए तो 5% को 0। चलिए, तो पनीर और छेना का मैंने जिक्र किया, आप मेरे साथ एक टेबल देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने बात की दूध पर पहले 5% का टैक्स था, जिसको अब 0% कर दिया गया, यानी कि टैक्स है ही नहीं। पिज्जा ब्रेड, यानी अगर अब आप बाहर जाते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उस पर 0% जीएसटी है। खाखरा, चपाती या रोटी आपकी थाली तक पहुंच रही है सिर्फ 0% टैक्स के साथ। पराठा, कुलचा और अन्य पारंपरिक जो ब्रेड्स हैं, जिन्हें इंडियन ब्रेड्स कहा जाता है, वो अब 5% से 0%। और मेडिकल ग्रेडेड जो ऑक्सीजन है वो 12 से 0%, देखिए 12% से सीधा 0। शार्पनर्स, क्रेयॉन्स और पेस्टल कलर्स, इन पर भी 0% है। यानी जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, इन पर भी 12% से 0%। मानचित्र, ग्लोब, ये सभी प्रकार के जो चार्ट पेपर, ये रोजमर्रा की चीजें हमें रोज चाहिए होती है, आप समझिए कि उस पर सीधा 12% से 0%। और जीवन बीमा, यानी कि आपका LIC, जिस पर आप इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी 0 है। और जीवन रक्षक दवाएं, यानी देखिए, आप पहले आप पिज्जा ऑर्डर करते थे तो आपको लगता था यार मेरे बिल ना बिगड़ जाए, लेकिन अब वो बिल नहीं बिगड़ेगा, इसलिए आप बच्चों का दिल रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रोटी, चपाती, खाखरा, दबाकर पराठे खाइए, क्योंकि उस पर 0% टैक्स है। मुकुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकुल, हम ये लगातार सीरीज चला रहे हैं जिसमें जीएसटी रिफॉर्म्स का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज का फोकस है ये उन तमाम प्रोडक्ट्स पर जिन पर 0% जीएसटी है। तो ये मान लिया जाए कि अगर अब आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो आपका घर का बजट जो है वो बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल आंचल, देखिए, ना सिर्फ पिज़्ज़ा बल्कि जो ब्रेड की हम बात कर रहे हैं या रोटी, जो किसी भी रूप में हो, उस पर अब आपको जो जीएसटी है वो नहीं देना होगा। इससे पहले जो जीएसटी के तहत जो टैक्स दिया जाता था वो आपने बताया, और उससे पहले प्री जीएसटी की भी अगर हम बात करें, वेट भी लगता था। और कई ऐसे इस तरह के उत्पाद थे जिन पर ज़्यादा जो पैसे थे वो हमें देने होते थे, लेकिन अब उन पर 0, यानी बिल्कुल उनको टैक्स फ्री एक तरीके से कर दिया गया है। इसके साथ साथ पहले अगर हम आंचल यहाँ बात करते हैं, जिस तरीके से आप बता रही थी इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, तो वहाँ वो एक बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार का, क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि अधिकतर लोगों को बीमा के दायरे में लाया जाए। फिर चाहे हम जीवन बीमा की बात करें या स्वास्थ्य बीमा की अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम लोगों की हम कह सकते हैं एक मांग भी थी कि अगर इंश्योरेंस में जो जीएसटी है वो कम होता है या खत्म होता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सरकार ने उन तमाम बातों को सुना, और उसके बाद यहाँ अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमारा, वो टैक्स फ्री हो गया है। हम चाहे फिर LIC की बात करें, स्वास्थ्य बीमा की हम बात करें, एंडोमेंट पॉलिसी की हम बात करें, क्योंकि आज के समय में हर कोई ये चाहता है कि वो कैसे एक बेहतर जीवन जी सकता है, और उसके लिए हेल्थ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जैसा आपने बताया, जो हम स्टेशनरी आइटम की बात कर रहे हैं, रबर, पेंसिल या रफ नोटबुक की बात की जाती है, प्रैक्टिस नोटबुक की बात की जाए, मैप नोटबुक की बात की जाए, तो ये ऐसे छोटे छोटे खर्चे थे जो ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन इनके ज़रिए जो आम आदमी की जेब है उस पर सीधा इनका असर पड़ता था। जो पेरेंट्स हैं उनके लिहाज से काफ़ी ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर से आंचल, अगर हम कोई भी आज के समय में जो एक अगर एज ग्रुप हम देखते हैं 25 से लेकर 45 की बात की जाए, उससे ज़्यादा वाले भी जो हैं, हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, और ऐसे में इसका सीधा असर जो हम 0% यहाँ बता रहे हैं, जो जीएसटी फ्री एक तरीके से हो गई हैं चीज़ें, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं उस पर नजर आएगा। उनका जो रहने का हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सुधार होगा। और जैसा आपने बताया, आपने क्योंकि पेंसिल, रबर, शॉर्पनर का जिक्र किया,
अब जब बच्चे घुमा कर आएंगे तो उनकी पिटाई भी नहीं होगी, क्योंकि जनरली लगातार ये होता है कि वो घुमा कर आते फिर हम उनको डांटते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर ये खर्चा कम हो रहा है तो इस खर्चे से आपकी जो उपभोग की क्षमता, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और फिर आप सेविंग स्कीम्स में उसको लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम करें तो भारतीय जीडीपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सीधा लाभ जो है इसका या सीधा असर जो है हम देख पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारी अगर कैपेसिटी बढ़ रही है, परचेजिंग पावर अगर हमारी बढ़ती है तो उसका सीधा लाभ मार्केट में नज़र आएगा। कहीं ना कहीं एक डिमांड जो है वो जनरेट होती हुई नज़र आएगी। उसके साथ जो तेज़ी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी और उसका सीधा लाभ जो कि सीधा जुड़ा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था से वो देखने को मिलेगा। और इस तरह के अनुमान भी हम देख पा रहे हैं मार्केट से जो कि निकल कर आ रहे हैं कि आने वाला जो समय है, त्योहारी सीजन जो है, इसमें जो सेल है वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है। करीब 20% का उछाल इसमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम शेयर बाजार की भी बात करें, जब से हमने देखा है जीएसटी 2.0 को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। तो हर जगह इसका सीधा जो असर है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन जब तक बात हम कर रहे हैं कि कैसे जो चीज़ें टैक्स फ्री हुई हैं, तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं ना सिर्फ टैक्स फ्री बल्कि अगर कहा जाए टेंशन फ्री, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उन पर भी अब 0% टैक्स, यानी कि आपका स्वास्थ्य का बिल अगर 0 आ जाता है तो आप समझिए कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सभी के घर में एज पेरेंट्स हैं, उनकी पर्टिकुलर कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर चल रही होंगी, तो उस लिहाज से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा कदम माना गया है। बिल्कुल आंचल, जो खासतौर से जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं हमारी, करीब 30 से अधिक ऐसी दवाइयाँ जो कि टैक्स फ्री हुई हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात खासतौर से की जाए, थर्मामीटर या इसके अलावा कोई ऐसे उपकरण हैं जिनको इस दायरे में लाया गया है, यानी टैक्स फ्री किया गया है। क्योंकि यहाँ मंशा सीधे तौर पर अगर देखा जाए वो साफ़ है, कैसे हम स्वस्थ भारत का भी निर्माण कर सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर ढंग से चले, उसका भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी। इसलिए पूरा फोकस हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए जो टैक्स फ्री हुआ है वहाँ आपकी बचत होगी, उसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं उन पर आपकी बचत होगी, या स्कूल का जो सामान है, स्टेशनरी का सामान है, वहाँ आपकी बचत होगी। हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए, और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं गरीब और मध्यम वर्ग की, किसानों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो किसान तबका है हमारा, उनको न सिर्फ छूट दी गई है बल्कि वो भी अब जाहिर तौर पर जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा जो है वो ले सकेंगे। और इसीलिए जब हम एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, आर्थिक संरचना को मजबूत करने की बात करते हैं, जीएसटी 2.0 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर। और अहम बात है कि कई देशों के लिए ये आर्थिक जो पहल की गई ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मुकुल जी, ज़ाहिर तौर पर कई ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रयास में हैं कि किस तरीके से, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि विश्व में सबसे तेज़ी के साथ तो उभर रही है। सबकी निगाहें इस वजह से कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर हैं और ऐसे में ध्रुव तारे के समान ये चमक रही अर्थव्यवस्था जो है सबको आकर्षित भी कर रही है। लेकिन कैसे ये जो एक मोमेंटम बना हुआ है इसको हमें बनाए रखना होगा, ये ज़रूरी हो जाता है। और उसी वजह से लगातार इस तरह का एक बड़ा बदलाव, जो एक ऐतिहासिक बदलाव, एक ऐतिहासिक कदम हमें देखने को मिला। और इसी वजह से जीएसटी रिफॉर्म की अगर बात की जाए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जिसको हम लगातार कह रहे हैं, ये वाकई एक बड़ा जो बदलाव है लाएगा। 22 सितंबर के बाद से हम देखेंगे जो चीज़ें हैं, ना सिर्फ वो उनके दाम जो हैं घटते हुए नजर आएंगे, बल्कि लोगों के चेहरों पर जो रौनक है और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब जो परचेजिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी उनकी। और साथ ही साथ वो तमाम सेक्टर जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं इससे, और उस पर रिपलिंग इफेक्ट्स आने की भी पूरी संभावना है। पॉजिटिव जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसमें हम एग्री की बात कर रहे हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, ये तमाम सेक्टर्स जो बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर माने जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से अगर देखा जाए कई ऐसे देश हैं जिन पर ना सिर्फ शुल्क की अगर हम खासतौर से बात करें, खासतौर से अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ का भी यहाँ पे अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो अर्थव्यवस्था उस पर किस तरह का असर होगा, लेकिन हम उससे काफ़ी आगे का सोच रहे हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जाहिर तौर पर इतनी मजबूत स्थिति में है क्योंकि घरेलू ही जो खपत हमारी है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, ग्रामीण मांग की अगर बात की जाए, उसमें लगातार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और जब इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सहूलियत है, जो सेवा यहाँ पे अब सरकार की तरफ से दी गई है, जो टैक्स फ्री तमाम उत्पाद हुए हैं, तो वो जैसे ही उनकी खरीद बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर बाजार में एक मांग निकलेगी और सीधा फायदा उनके बिल्कुल। और ये जो मांग बढ़ेगी ये आपका जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको लेकर मददगार साबित होगी, और वो कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 है कमाल, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका तमाम जानकारियों को
हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं भारत जो कि आत्मनिर्भर लगातार हो रहा है रक्षा क्षेत्र में, और भारत की जो समुद्री ताकत है अब उसे और बढ़ावा मिला और बल मिला है। भारतीय नौसेना को मिल गया है उसका पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार, और इस रडार को तैयार किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। यानी अब समुद्री ताकत का विस्तारीकरण, और सामरिक लिहाज से जब हम समुद्री ताकत को सुदृढ़ करते हैं और सशक्त बनाते हैं, संरक्षित बनाते हैं, ये आपके लिए जो आपके साझा देश होते हैं जिनके साथ आपकी सामरिक सीमाएं जुड़ती हैं उस लिहाज से बहुत अहम होता है। और नौसेना लगातार एडवांस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ती है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रडार सिस्टम तैयार किया गया इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने तैयार किया गया। नौसेना का अपना 3D एयर सर्विलांस रडार, यानी कि एयर सर्विलांस के जरिए आप पता लगा पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इंदिरा लैंसर 3D रडार की तरह ये सक्षम है और एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के साथ साथ एंटी मिसाइल रडार में से एक, यानी कि वो तमाम उन्नत तकनीक जिसकी जरूरत आज भारत को है। हवा के साथ साथ सतह में जो लक्ष्य है उनको 3D में ट्रैक करने के लिए सक्षम है ये पूरा सिस्टम। खराब मौसम में दुश्मन को और उसके हमलों को रोकने में माहिर है ये तकनीक। साथ ही ड्रोन हो, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान और मिसाइल का पता लगाने में भी इसको सक्षमता हासिल है। नौसेना के वॉरशिप के सभी सिस्टम्स को इससे जोड़ा गया है और 254 नॉटिकल माइल जो है वो इसकी रेंज है, यानी कि ये जो नॉटिकल माइल यानी कि इतनी दूरी वो तय कर सकता है। और साथ ही साथ नौसेना के लिए ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि नौसेना का जो फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये रडार लगाया जाएगा और इस रडार के लगाने से भारतीय महासागर के गर्म और जो नम मौसम है उसे उस हिसाब से तैयार किया गया है। नौसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने जा रहा है। और इसीलिए जब हम रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात करते हैं, चाहे नौसेना हो, चाहे हम वायुसेना की बात करते हैं, चाहे थल सेना की बात करते हैं, इसमें तकनीक का बहुत बड़ा रोल है और स्वदेशी लिहाज से कैसे इस तकनीक को उन्नत बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का जो स्तर है, जब हम बात करते हैं इस तरह के सिस्टम्स को उन्नत बनाने की, किफ़ायतपूर्ण बनाने की, तो लगातार सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक हिचक थी वो भी खत्म होती हुई हमने देखी। इसीलिए आत्मनिर्भरता की बात अगर हम करते हैं तो कैसे इसे लगातार आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है जब हम बात करें, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इंदिरा के साथ मिलकर इस रडार को बनाया और स्पेन की कंपनी है इंदिरा। कर्नाटक में टाटा का संयंत्र स्थापित रडार असेंबली द्वारा ये किया गया, यानी कि मिलकर काम किया गया, जिसमें स्वदेशीकरण का भी तड़का है। एकीकरण और परीक्षण में आसानी से अब काम हो पाएगा और आगे के रडार सिस्टम में तेज डिलीवरी की जाएगी। अब इसे ऐसे समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इस हिचक को बहुत हद तक सॉल्व किया गया, क्योंकि कई स्तर पर पहले आपको जब चेक्स और बैलेंसेस होते थे किसी भी सिस्टम को अप्रूव करने के लिए, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चलते थे, लेकिन अब उन चेक्स एंड बैलेंसेस को कम किया गया क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा जोर है। तो फिलहाल न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।